आज हम लोग अमीनो अम्ल चयापचय के वंशानुगत रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कई सारे चयापचयी रोग हैं जो कि गैरोड ने इनके बारे में सबसे पहले बताया था कि ये वंशानुगत रोग हैं, जन्म से उपस्थित रहते हैं और जीवन भर रहते हैं जीव के, और ये वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। उन्होंने दिखाया कि एल्केप्टोन्यूरिया जो है वो ट्रांसमिटेड होता है एक सिंगल रिसेसिव ट्रेट की तरह। इसमें एक एंजाइम अनुपस्थित होती है जो चयापचय में भाग लेती है। तो इस तरह से गैरोड ने सबसे पहले दिखाया कि प्रत्यक्ष रूप से जीन्स और एंजाइम्स के मध्य संबंध है। अब आज हम रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसे PKU से दर्शाते हैं, इसमें एंजाइम जो डेफिशिएंट होती है, कम होती है, वो फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज है। इसे फिनाइलएलानिन 4 मोनोऑक्सीजनेज भी कहते हैं, जिसके कारण इसकी कमी के कारण रोग उत्पन्न होता है। ये मिक्स फंक्शन ऑक्सीजनेज है। जब ये एंजाइम कम होती है तो फिनाइलएलानिन की मात्रा रक्त में बढ़ जाती है। इसके 5 प्रकार होते हैं PKU के। टाइप 1, 2 और 3 जो हैं वो इस कारण से उत्पन्न होते हैं कि जितनी मात्रा में फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज बननी चाहिए उसकी मात्रा में अंतर होता है। टाइप 4 जो है उसमें डायहाइड्रोबायोप्रिन रिडक्टेज एंजाइम की कमी होती है, और टाइप 5 में वो एंजाइम्स की कमी होती है जो कि बायोप्रिन संश्लेषित करती हैं। तो यहाँ पे हम टाइप 4 में देखेंगे फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज और डायहाइड्रोबायोप्रिन रिडक्टेज किस तरह से कार्य करते हैं और इनकी कमी से क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। जो पूरे प्रकार की PKU हैं उनका इंसिडेंस जो है, उनके होने की संभावना 1 है 10,000 बच्चों में। जितने बच्चे पैदा होते हैं तो ये वेस्ट में है, और भारत में ये एक बच्चा प्रभावित होता है 25,000 बच्चे जो पैदा होते हैं। क्रिया इस प्रकार से होती है, NADH प्लस H प्लस NAD प्लस में परिवर्तित होता है, और डायहाइड्रोबायोप्रिन टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन में इस क्रिया द्वारा परिवर्तित होता है। एंजाइम है डायहाइड्रोबायोप्रिन रिडक्टेज। और ये जो टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन है ये फिनाइलएलानिन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपस में क्रिया करता है। ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन एटम फिनाइलएलानिन के पास जाता है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में उपस्थित होता है टायरोसिन में। दूसरा ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन से लेकर जल में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसे मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज कहते हैं, क्योंकि ये साइमल्टेनियस एक साथ कर रही है हाइड्रोक्सिलेशन फिनाइलएलानिन का भी, और 2 हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीकरण कर रही है। दूसरा ऑक्सीजन एटम अपचयित हो रहा है और जल बना रहा है। इस एंजाइम को कोफैक्टर की आवश्यकता होती है टेट्राहाइड्रोबायोप्रिन, जो कि उत्पादित होता है या संश्लेषित होता है जब डायहाइड्रोबायोप्रिन का अपचयन होता है एंजाइम डायहाइड्रोबायोप्रिन रिडक्टेज से। तो ये एंजाइम यदि अनुपस्थित होगी या कम होगी, और ये एंजाइम भी कम होगी, तो भी रोग उत्पन्न होगा। क्योंकि फिनाइलएलानिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो रक्त में इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। तो फिनाइलएलानिन जो है अन्य प्रक्रमों द्वारा अन्य पदार्थों में परिवर्तित होता है। फिनाइलएलानिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो कि पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट की उपस्थिति में फिनाइलएलानिन को फिनाइल पायरुवेट में परिवर्तित कर देती है। अमीनो ग्रुप अलग हो जाता है। फिर फिनाइल पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलीकरण और निर्जलीकरण होता है, जिससे फिनाइल एसीटेट बनता है। फिनाइल एसीटेट जो है संयुग्मित किया जाता है ग्लूटामीन के साथ, जिससे वो जल में विलय होकर मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाए, तो फिनाइल एसीटेट ग्लूटामीन बनता है। इसके अतिरिक्त फिनाइल पायरुवेट जो है उसका अपचयन होता है और फिनाइल लैक्टेट में भी परिवर्तित होता है, और ये मूत्र द्वारा उत्सर्जित होते हैं। इसका जो लक्षण होते हैं बच्चे में, तो वो बच्चा जो है जिसमें PKU से रोगग्रस्त है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, उसका IQ बहुत कम होता है, बच्चे से 50% होता है। ज़्यादातर जो पागल खाने में बच्चे या लोग रहते हैं उनमें से 20% लोग PKU से ग्रसित रहते हैं। इसके लक्षण है एजिटेशन, अधिक सक्रियता दिखाना, हाइपर एक्टिविटी, कांपना, ट्रेमर्स, कन्वर्जन इत्यादि जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। न्यूरोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, इसका कोई एक कारण हम नहीं बता सकते। हाइपोपिगमेंटेशन, क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम संदमित हो जाती है तो मेलानिन नहीं बनता, इस कारण से गोरी त्वचा हो जाती है। फिनाइल लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है पसीने में, इस कारण से चूहे जैसी
ओडर स्मेल गंध आती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम टेस्ट कर सकते हैं या गुथरी टेस्ट के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं कि ये पदार्थ उपस्थित है अथवा नहीं। सामान्य मान में 1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर फिनाइलएलानीन उपस्थित होता है, पर PKU में ये 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक उपस्थित हो सकता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया कैरियर अवस्था भी होती है। ये PKU जो है वो रिसेसिव है। ये डिजीज रोग तभी उत्पन्न होता है जब होमोजाइगस अवस्था होती है। हेट्रोजाइगस अवस्था में इतनी फिनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम व्यक्ति में बन जाती है कि जो कि सामान्य मान में फिनाइलएलानीन को चयापचित कर सकती है। परंतु यदि ऐसे व्यक्ति का पता लगाना है तो उसे 4 ग्राम फिनाइलएलानीन इंट्रावीनेसली दिया जाता है, तो उसके रक्त में फिनाइलएलानीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कैरियर अवस्था में ये व्यक्ति है। ट्रीटमेंट यही दिया जाता है कि सबसे पहले ये पता चल जाए शीघ्रता से कि बच्चे को फिनाइल कीटोन्यूरिया है, क्योंकि हर 10 हफ्ते के डिले से 5 मिनट IQ कम होने लगता है। और ट्रीटमेंट में यही कहा जाता है कि ऐसा भोजन दिया जाए जिसमें फिनाइलएलानीन की मात्रा कम हो। फिर दूसरा रोग एल्केप्टोन्यूरिया है। ये भी वंशानुगत रोग है। इजिप्शियन मम्मीज में देखा गया था कि उनके पिगमेंटेड कार्टिलेजेस होते हैं काले रंग के, उसमें पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं और वो एल्केप्टोन्यूरिया के कारण होते हैं। गैरोट ने सबसे पहले इस रोग के बारे में बताया था। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव परिस्थिति है जिसका एक बच्चा प्रभावित होता है हर 2.5 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं। ये चयापचय का वंशानुगत रोग है और इसमें एंजाइम जो कम होती है या नहीं निर्मित होती है वो होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेस है और ये इनहेरिटेड वंशानुगत रोग है फिनाइलएलानीन कैटाबॉलिज्म का। इसमें अधिक मात्रा में होमोजेंटिसिक अम्ल जो है मूत्र द्वारा उत्सर्जित होता है। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होता है वो सामान्य जीवन जी सकता है। उसके 3rd और 4th डिकेड ऑफ लाइफ में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, पर वैसे सामान्य जीवन होता है। होमोजेंटिसेट जो है होमोजेंटिसेट 1,2 डाइऑक्सीजनेस के द्वारा मेलाइल एसिटोएसिटेट में परिवर्तित होती है। ये रिएक्शन एल्केप्टोन्यूरिया में नहीं हो पाता है क्योंकि होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी होती है। इसके कारण मूत्र द्वारा होमोजेंटिसिक अम्ल उत्सर्जित होता है। ऐसी मूत्र को अगर कुछ समय तक वायु के संपर्क में खुला छोड़ दिया जाए तो वो काली पड़ने लगती है, ऊपर से नीचे काली पड़ती है। होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो ऑक्सीकृत होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के द्वारा, जिससे बेंजोक्विनोन एसीटेट बनता है जो कि बहुलक बनाता है, जो कि काले रंग का होता है। उसे एल्केप्टोन बॉडीज कहते हैं। ये 3rd और 4th डिकेड ऑफ लाइफ में ज़्यादा अधिक मात्रा में डिपॉजिट होने लगते हैं शरीर में। जो रोगी होता है उसको पीठ में दर्द होने लगता है, ऑक्रोनोसिस होती है, मतलब यहाँ पे एल्केप्टोन जो पिंड बन रहे हैं वो अवक्षेपित होने लगते हैं शरीर के इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स में, कार्टिलेज में, जो कि नाक, पिन्ना और जो कान का होता है उसमें डिपॉजिट होते हैं। इसके कारण यदि उसका पैरेट बीक अपीयरेंस देखी जाती है, अगर रेडियोलॉजिकली देखा जाए, ब्लैक पिगमेंट जो डिपॉजिट होते हैं वो उसके कारण अर्थराइटिस उपस्थित होती है। रोगी से कहा जाता है कि ऐसा भोजन लें जिसमें फिनाइलएलानीन की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रतिदिन से भी कम हो, ऐसा रिकमेंड किया जाता है। एल्केप्टोन बॉडीज या एल्केप्टोन्यूरिया शब्द एल्केप्टोन से बना है जिसका अर्थ क्षारीय होता है। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है ऑक्सीजन ग्रीडीली ले लेना, जैसा कि एक क्षार करता है। और इसमें मूत्र जो है रखे रहने पर काली पड़ती है और ये प्रक्रिया यदि धूप में रख दी जाए तो और शीघ्रता से होती है, क्योंकि धूप कैटलिस्ट का काम करती है और शीघ्रता से एल्केप्टोन बॉडीज बनती हैं।